हितेश और संजना अपने हनीमून के लिए गोवा आए हुए थे। हनीमून की पहली रात हितेश संजना से, आखिर क्यों तुमने उन सब लड़कों को हनीमून पर ही खत्म कर दिया? तुम इतने सालों से ये सब क्यों कर रही हो? आखिर क्यों? उन लड़कों ने तुम्हें कितना चाहा, कितना प्यार किया और तुमने उनकी जान ले ली। प्यार? मैंने भी तो प्यार ही किया था, लेकिन क्या संजना? आज तक उस कातिल नागिन के बारे में सबने सुना था, उसके हनीमून के किस्से सुने थे, लेकिन ये किसी ने जानना नहीं चाहा कि आखिर उसे मर्दजात से इतनी नफरत क्यों हो गई कि वो सब दूल्हों की जान लेने पर उतारू हो गई और हनीमून वाला दिन उनका आखिरी दिन बन जाता। मैं सच जानना चाहता हूं संजना, आखिर क्यों तुमने इतनी जानें ली? तो फिर सुनो। एक रोज अनजाने में दिखा रुद्र का वो चेहरा मानो संजना के दिलो दिमाग पर ही छप गया था। अब वो हर रोज रुद्र को देखने उस जंगल में आने लगी। कभी उसकी किस्मत अच्छी होती तो रुद्र उसे दिख जाता, लेकिन कभी उसे खाक ही हाथ लगती। एक रोज जब वो रुद्र को ढूंढ रही थी तो सपनों से भी सुंदर एक जगह पर पहुंचती है, जहां रंग बिरंगे फूल, सुंदर झरने और खूबसूरत वादियां थी। लेकिन वो और कुछ देख पाती तभी उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर कोई उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसकी पट्टी खुलती है तो सामने एक हवन कुंड में अग्नि चल रही थी। ये सब देख संजना कहती है, आखिर ये सब क्या है और मुझे यहाँ कौन लाया? तभी रुद्र उसके सामने आता है। चोरी छुपे दिल लगी करने का हक क्या सिर्फ तुम्हें ही है संजना? इश्क लड़ाने का हक तो हम भी रखते हैं। आखिर नागलोक का कृष्ण कन्हैया जो ठहरा, चोरी चोरी हुए इस इश्क को क्या आज एक डोरी में बांध लिया जाए? क्या तुम मुझसे शादी करोगी संजना? संजना का तो मानो ख्वाब ही पूरा हो गया। वो झट से हाँ में सिर हिलाती है और दुल्हन के अवतार में आकर रुद्र संग 7 फेरे ले लेती है। वो रात को अपनी सुहाग की सेज पर रुद्र का इंतजार कर रही थी। तभी रुद्र वहां आता है और दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में आकर चूर चूर हो जाते हैं। इससे सुंदर जिंदगी तो कुछ हो ही नहीं सकती। तुम्हारा साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं है रुद्र। मेरे लिए भी तुम काफी हो संजना। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। हर दिन ऐसा था मानो आज ही उनकी सुहाग रात है। फिर एक रोज देखते ही देखते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला रुद्र। हाँ मेरी जान, लेकिन अब कुछ दिन तुम अपने घर हो आओ, अपने माता पिता से मिलाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम कहते हो तो हो आती हूँ। संजना के जाते ही रुद्र के चेहरे का रंग ही बदल जाता है, मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। संजना के जाते ही उसकी बस्ती में अलग अलग लड़कियों का आना जाना शुरू हो गया। क्या हुआ रुद्र बाबू, आजकल आप हमारे यहाँ का रास्ता ही भूल गए? एक बार को सांप अपना फन मारना भूल सकता है, लेकिन रुद्र खूबसूरत बालाओं का रास्ता कभी नहीं भूल सकता। संजना की गैर मौजूदगी में रुद्र की खूब अय्याशी चल रही थी। एक रोज रुद्र का दोस्त उससे कहता है, रोज अगर दाल चावल ही खाया जाएगा तो उससे तो मन भर ही जाएगा ना। अब मैं भी अपनी बीवी से बोर हो चुका हूँ, कोई रास्ता बताना जिससे मुझे भी बिरयानी खाने को मिले। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ कहता है। फिर कुछ दिन बाद संजना वापस लौट आती है। अगले दिन जब संजना नदी के किनारे नहाने जाती है तभी उसके पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो रुद्र का वही दोस्त था। संजना ने उसे सिर्फ अपनी शादी पर ही देखा था। अब आवेश भैया आप यहाँ? भैया क्यों कह रही हो भाभी? मैं तो आपका देवर हूँ। जो प्यार आप रुद्र को देती हो वो आप मुझसे भी बांट लो। सुना है बड़ी मदहोशी है तुम में। संजना एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर मारती है। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, अभी के अभी यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं रुद्र को बुलाऊंगी। क्या बुला? अरे वो खुद तो एक लड़की के साथ 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, इसलिए मेरा मन भी रंगीन करने के लिए उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आवेश आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करता है तो संजना नागिन बनकर उसके पैर को डस लेती है और आवेश की वही मौत हो जाती है। फिर संजना बस्ती में जाती है तो उसके घर के अंदर से हंसने की आवाज आती है। संजना खिड़की से देखती है तो रुद्र 2 लड़कियों के साथ बिस्तर पर होता है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, जब तुम्हें अलग अलग लड़कियों के साथ ही इतनी खुशी मिलती है तो फिर उस पागल लड़की संजना नागिन से शादी क्यों की? अरे वो तो दोस्त के साथ शर्त लगी थी और वो शर्त मैं जीत गया, लेकिन अब रोज एक ही लड़की के साथ तो हनीमून नहीं मना सकते ना। तो फिर जब उसका काम ही नहीं है तो उसे खत्म कर दो। वाह डार्लिंग, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? संजना ये बात सुनकर हैरान रह गई। कुछ देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर संजना अनजान बनते हुए वहां आती है और रुद्र से कहती है, रुद्र तुम थक गए होंगे ना, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाती हूँ।
नहीं नहीं डार्लिंग, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूं। कुछ देर बाद वो दूध लेकर वहां आता है। संजना अच्छे से जानती थी कि उसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन वो उस दूध को पी लेती है और कुछ ही देर में उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। सारा खेल खत्म। तभी संजना जोर जोर से हंसती है और रुद्र की गर्दन पर जा बैठती है और कहती है, मैं तो सच जान गई थी, लेकिन बस ये देखना चाहती थी कि तुम कितना गिर सकते हो। ये जहर मैंने अपनी गलती के लिए पिया था, जो मैंने तुझसे शादी करके की थी। संजना ने उसकी गर्दन पर डसकर उसको सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया, लेकिन संजना का प्रतिरोध अभी शांत नहीं हुआ था। आज के बाद ये संजना नागिन हर उस आदमी को खत्म कर देगी जो तुझ जैसी नीयत रखता होगा, ताकि मेरे जैसी और औरतों को प्यार में धोखा न मिले, और ये सब होगा हनीमून पर। इसका मतलब अभी तक तुमने जिनको भी मारा वो सब के सब नीच थे, धोखेबाज, अय्याश थे। वो सब दूसरों की औरतों पर नजर रखते थे, इसलिए मैंने उन सब को मार डाला। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मेरी मौसी ने पहले ही मुझे उस लड़की की तस्वीर भेज दी थी जिससे मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब तुम मेरे घर आई और तुमने मुझे कहा कि तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो, तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि तुम ही वो हनीमून वाली नागिन हो। और सच कहूं तो तुम्हारे मासूम चेहरे को देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मैं जानता था संजना, इस चेहरे के पीछे जरूर कोई दर्द छुपा हुआ है। मैं तो तुम्हें भी मारने आई थी। मुझे लगा तुम भी औरों की तरह हो, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे मिलकर मेरा पत्थर दिल भी पिघल गया। क्योंकि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। सभी मर्द एक से नहीं होते संजना। हितेश संजना को गले लगा लेता है। इसके बाद संजना और हितेश खुशी खुशी अपना हनीमून एंजॉय करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। अरे जाने मन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहागरात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया, और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ, क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है। लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी, और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई, और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही। इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ।
मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ, तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहां मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ? शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा! ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा। मुझसे शादी कर लो, सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहागरात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहागरात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ, जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते।